Namaskar to all the aspirants. Jai Hind. My name is Pratik and I welcome you all to SSB Crack Exams. दोस्तों, हम सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे क्लाइमेट में कितना नेगेटिव इंपैक्ट होता है और इसको रोकने के लिए कई सारे इंटरनेशनल एजेंसीज यहां पे इनिशिएटिव्स भी लाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे इनिशिएटिव की बात करेंगे जिसमें भारत का सबसे बड़ा योगदान है। बिल्कुल सही सोचा आपने। आज हम बात करने वाले हैं मिशन लाइफ की, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। दोस्तों, आखिर ये कैंपेन है क्या और इसका पर्पस क्या है, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो पहल है, आने वाले टाइम में क्या क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कारगर साबित होगा या नहीं होगा, इसको भी आज हम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले तो इस मूवमेंट की। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने मिशन लाइफ को लॉन्च किया था केवड़िया डिस्ट्रिक्ट, गुजरात से। यह दिन था 20 अक्टूबर 2022। हम सबको पता होना चाहिए कि पिछले साल ही हमने 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी सेलिब्रेट किया था और इसमें मोदी जी ने बहुत सिंपल भाषा में बोला था कि हमें एज अ भारतीय हमें क्लाइमेट के रिगार्डिंग क्या काम करना चाहिए, कैसे हम यहां पे अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ अवर एनवायरमेंट, इसके रिगार्डिंग हमें पहल लानी ही चाहिए। अब यहां पे मिशन लाइफ की बात की जाए तो लाइफ का जो फुल फॉर्म है, इट इज एक्चुअली लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो बहुत सिंपल भाषा में एक ऐसा ग्लोबल मूवमेंट बनाया जा रहा है जिसमें हम अपने लाइफस्टाइल में ऐसा कुछ बदलाव लाए, ऐसे कुछ चेंजेस लाए जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट बहुत ही अच्छा हो, प्रो क्लाइमेट हमारा एक तरीके से लाइफस्टाइल हो और जिसकी वजह से एक ही ग्लोबल मूवमेंट की तरह बने, है ना। ये आपको बड़ा बेसिक लेवल पे चीजें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं, लॉन्च तो केवड़िया डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ था, जहां पे हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू देखने को मिलता दुनिया का। अब देखो, बात करते हैं इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है। देखो, COP26 ग्लासगो यूके में हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशंस के द्वारा होता है, रिगार्डिंग क्लाइमेट के रिगार्डिंग डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। तो इसी में लाइफ मूवमेंट का यहां पे हमें एक तरीके से पहल देखने को मिलता है बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है। और यहां पे यही बात की जा रही थी कि हमें माइंडफुल और डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि हमें माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन की ओर बढ़ना चाहिए। कहने का यह मतलब है कि यहां पे माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन की आप बात की जा रही है। देखो, आज के टाइम में एज अ ह्यूमन सबको पता है कि प्लास्टिक सही नहीं है ना, डिकम्पोज होने में कितना सालों लग जाते हैं ना, बट फिर भी हम यूज कर रहे हैं। अगर हमें मान लो कोई चीज फेंकनी भी होती है ना, घर का कचरा फेंकना होता है, तो भी हम क्या करते हैं, पॉलीथीन में फेंकते हैं। जबकि हम सबको पता है, वी आर ऑल वेल एजुकेटेड कि भाई प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करो, पेपर बैग का करो, ऑल्टरनेट देखो, बट नहीं, हम तो करेंगे। तो ये माइंडलेस वाली ही चीज है, ठीक है ना। तो इसी में बोला जा रहा है कि इंस्टेड ये सब करके भाई साहब थोड़ा माइंडफुल बनो और थोड़ा एक डेलिब्रेट फॉर्म में अच्छी चीजों का यूटिलाइजेशन करो, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करो, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करो। तो इसकी बात की जा रही थी इवन इन द COP26। चलो, अब यहां पे बात करते हैं कि मोदी जी यहां पे बोल रहे हैं कि हमें यहां पे एक डेमोक्रेटिक अप्रोच रखना पड़ेगा अगर हमें इस मूवमेंट को ग्लोबल बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है। मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखो, अभी भी लाइफ मूवमेंट क्या कैसा है मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो वीडियो में अंत तक रहो, पूरा डिटेल में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पे बात की जा रही है कि हमें एक डेमोक्रेटिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? डेमोक्रेटिक अप्रोच का मतलब है कि जब तक यहां पे जनता का साथ नहीं होगा, जनता जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, तब तक ये मूवमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, फेल रहेगा और ये कभी भी ग्लोबल इनिशिएटिव नहीं बन पाएगा। अगर हमें यहां पे सक्सेसफुल बनाना है तो हमें अपने ऑन अ वेरी इंडिविजुअल स्केल हमें अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा। मान लो अगर हमें कुछ 2-4 किलोमीटर जाना है, जिम जाना है, मोदी जी इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं, अगर आपको जिम जाना है तो भैया गाड़ी क्यों उठा रहे हो, क्यों फ्यूल को कंज्यूम कर रहे हो, आप यहां पे वॉक करके भी जा सकते हो, है कि नहीं। प्लास्टिक्स का इस्तेमाल मत करो इतना, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो हमारी डेली लाइफ की है, आप इसमें बदलाव लाओ ना। अगर एक इंसान भी अगर यहां पे काम करेगा अपने लाइफस्टाइल में, तो यहां पे इतने करोड़ों की जनता यहां पे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। देखो, कई लोग यहां पे, आपको पता, कई सारी कंट्रीज की सरकार स्कीम्स लाती है, योजना लाती है, बट देखो उससे कुछ नहीं होने वाला है। एनवायरमेंट उससे आपका अच्छा नहीं होगा ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट जब तक ऑन अ वेरी इंडिविजुअल स्केल और हमारा जो सोसाइटी अगर जब तक इसमें काम नहीं करेगा ना, तब तक ये मूवमेंट फेल ही रहेगा। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। चलो, अब यहां पे बात करते हैं, इसका जिक्र G20 की, जो हाल ही में इंडोनेशिया बाली में होता, आपको याद होगा, इंडोनेशिया बाली में 17th हमें यहां पे G20 का देखने को मिला समिट, और उसमें भी जब मोदी जी को अध्यक्षता मिली गई थी इस साल के प्रेसिडेंटशिप के लिए, तो यहां पे भी इन्होंने बोला था कि मैं तो क्या करूंगा, जब मेरे इंडिया में समिट होगा
तो मैं यहां पे लाइफ मूवमेंट का यहां पे बात करूंगा, जिक्र करूंगा, और जितने भी जो महान जो कंट्री लीडर्स जो यहां पे आएंगे G20 में, उनको भी यहां पे बोलूंगा कि आपको भी अपने कंट्रीज में इसको यहां पे प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, फॉर अ वेरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको यहां पे ऐसे लाइफस्टाइल को बनाना ही चाहिए। चलो अब यहां पे बात करते, इवन इन द COP26 में ग्लासगो में यहां पे इंट्रोडक्शन रखा गया था, बात की गई थी। इवन COP27 में बात की जाए, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने किसके साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको UNDP बोला जाता है, इन दोनों ने मिलकर साथ में इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन की यहां पे शुरुआत की थी। और ये जो COP27 हुआ था, ये हाल ही में हुआ है 14 नवंबर इजिप्ट में। कौन सी जगह में, शर्म अल शेख में हुआ है। ठीक है, मैंने आपको डेली करंट अफेयर के सेशन में अच्छे से बताया कि पूरा आपका जो मीटिंग था, क्या क्या बातें यहां पे हुई थी। इस मीटिंग में भी लाइफ टाइम कैंपेन की यहां पे शुरुआत हुई है, और यहां भी बोला जा रहा है कि हम अपने यंगर जनरेशन को यहां पे लाइफस्टाइल का क्या यहां पे गाइडेंस दे सकते हैं कि वो प्रो क्लाइमेट अप्रोच अपनाएं। चलो अब यहां पे बात करें दोस्तों कि आखिर मिशन लाइफ है क्या, कई लोग को भी नहीं पता है। तो देखो, मिशन लाइफ यहां पे तीन चीज को यहां पे क्या करता है, प्रमोट करता है। प्रमोट इन द सेंस, इसके आपको स्टेप्स देखने को मिलते हैं। देखो, पहला स्टेप इसका यह है कि हमें यहां पे अपनी जनता को प्रमोट करना पड़ेगा, और उनको यहां पे यह सीख देनी पड़ेगी कि आपको यहां पे बड़ा सिंपल और एक इफेक्टिव अप्रोच अपने लाइफस्टाइल में रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हमारा यहां पे एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। जैसे मैंने आपको प्लास्टिक का एग्जांपल बताया है ना, अगर देखो, अगर हमारा लाइफस्टाइल अगर ऐसे ही रहेगा, सिंपल बट इफेक्टिव रहेगा, अगर हम यहां पे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेंगे, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे, तो फिर क्या होगा, वैसा ही डिमांड भी क्रिएट होगा हमारे मार्केट में। मान लो अगर हमने यहां पे इलेक्ट्रिक बाइक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हाइड्रोजन बाइक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इवन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो क्या होगा, वैसे ही आपका मैन्युफैक्चरर भी काम करेगा। तो सेकंड स्टेज हमारा यही है। अगर हमने लाइफस्टाइल अगर ऐसा रखा, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज है, मार्केट्स है, फिर वो क्या करेगी, डिमांड को मीट करने के लिए सप्लाई करेगी। तो हमारा जो सेक्टर है ये वाला, ये भी फिर क्या होगा, हमारा एनवायरमेंटली फ्रेंडली होगा। और अगर ये पूरा अगर सिस्टम बनेगा, तो हमारे यहां पे जो सरकार है, हमारी कितनी सारी जो पॉलिसीज है रिगार्डिंग इंडस्ट्री, देखो सबसे ज्यादा आपका पोल्यूशन देखोगे आपको इंडस्ट्री से देखने को मिलता है, फैक्ट्री से देखने को मिलता है, ग्रीन हाउस गैसेस इसी के द्वारा एमिट होता है। तो ये अगर तीन चीज अगर हमने पा लिए, तो हमारे यहां पे सस्टेनेबल तरीके से हमारा जीना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये तीन चीज आपको यहां पे लाइफ के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, यहां पे कई सारे यहां पे एक्शंस की बात की जा रही है, अराउंड 75 है। अब 75 तो बात नहीं करेंगे, बट इसको यहां पे 7 कैटेगरीज में यहां पे एक तरीके से कैटेगराइज किया गया है। जैसे यहां पे स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, easy to practice by the individuals, communities and institutions with minimal supply side dependency। बहुत सिंपल सी बात है, हमें ऑन अ वेरी इंडिविजुअल स्केल हमें यहाँ पे अच्छा यहाँ पे सिंपल लाइफ जीनी है, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली जीना है, कम्युनिटी में, इंस्टीट्यूशंस में इसको प्रमोट करना है, और यहाँ पे जितना हो सके हमें एक तरीके से मिनिमल डिपेंडेंसी रखनी है ऑन फ्यूल्स, ऑन ये जितने भी आपके जो कोल्स वगैरह होते हैं ना। यहाँ पे नॉन डिस्ट्रिक्टिव टू ऑनगोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनफैक्ट प्रमोटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द फोरसीएबल फ्यूचर। मतलब जितना हो सके हमें जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल किसी भी कंट्री का होता है, वो थोड़ा एक ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करे, एक रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करे, ऐसा हमें क्या करना, डिमांड रखना चाहिए, तभी तो वैसे सप्लाई होगा। इसकी यहां पे बात की जा रही है। चलो अब बात करते 3R, वेरी मच इंपॉर्टेंट। लाइफ में 3R की बात की जा रही है। आर आर आर, ये मूवी की बात नहीं हो रही, ट्रिपल आर, ये आपका है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। कहने का मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हमें यहां पे रिड्यूस, रीयूज और यहां पे रिसाइकल का अप्रोच रखना चाहिए। जैसे प्लास्टिक की बात करें, जितना हो सके रिड्यूस, कम इसका इस्तेमाल करो, ठीक है, रीयूज इसका करो, ठीक है, और यहां पे रिसाइकल करो। और इसी के वजह से क्या होगा, हमारा सर्कुलर इकोनॉमी बढ़ेगा। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि जितना हो सके हमें एक सस्टेनेबल यहां पे लाइफस्टाइल को अप्रोच करना चाहिए। हमें यहां पे प्लास्टिक्स हो गए, इनका यहां पे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। एक ऐसे इकोनॉमी बनाओ जहां पे ये वाला अच्छा एक काम हो, रिसाइकल हो, रीयूज हो चीजों का। जैसे मान लो आपको कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, ठीक है ना, अगर वो कंपोनेंट अगर रिपेयर हो पा रहा है तो दैट इज अ गुड थिंग ना। तो ऐसा इकोनॉमी बनाना है कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए कि वो रीयूज हो, रिसाइकल्ड हो, और वो आपका जितना हो सके थोड़ा रिडक्शन वाले लेवल में हो। चलो अब यहां पे बात करते, दूसरा हमारी यहां पे बात की जा रही है, दैट इज इंडिया का। अब थोड़ा फिगर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे इंडिया ने बहुत ही बड़ा यहां पे अच्छा यहां पे माइलस्टोन हासिल किया है। इंडिया का एनुअल पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट की बात, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब कि आपने यहां पे प्रति वर्ष यहां पे कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट किया है, ठीक है। तो पर ईयर के हिसाब से देखा जाए तो यहां पे इंडिया ने 1.5 टन आपका यहां पे कार्बन फुटप्रिंट का आपको फिगर देखने को मिलता है। वेराइज अगर मैं यहां पे
पूरे ग्लोबल लेवल की बात करूं दैट इज अराउंड 4 टन पर ईयर। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि इंडिया ने अच्छा काम किया है। जो ग्लोबल लेवल का 4 टन चल रहा है पर ईयर, उसके हिसाब से हमारा तो 1.5 टन है, बट हमें और यहां पे अच्छा काम करना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। यूएस का तो 16 टन पर ईयर है, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। चलो, अब कई सारे इसके इनिशिएटिव्स है जो यहां पे एक तरीके से हकदार है इसके, जैसे उज्ज्वला योजना है ना, एलईडी लाइट सबकी जैसे होती है, हमने गांव गांव में इसको पहुंचाया हुआ है। अमृत सरोवर हो गए, कई डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ आपकी जरिया है जिसकी वजह से हमें ये अच्छा खासा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है इंडिया में। आप यहां पे देख सकते हो कार्बन फुटप्रिंट्स में कौन कौन से आपके सेक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। आप देख सकते हो आपका यहां पे इंडस्ट्री हो गया है, रोड ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कई सारे आप देख सकते हो जो आपके यहां पे एक सबसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं रिगार्डिंग ग्रीन हाउस गैसेज। अब यहां पे बात करते हैं भारत के और भी अच्छे खासे हमारे फिगर्स की। इंडिया ने हाल ही में आपका 4th लार्जेस्ट आपका रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में आपका यहां पर रैंक हासिल किया है, और साथ ही साथ विंड एनर्जी में भी ये 4th रैंक में भारत आ चुका है। तो ये इसी चीज का रिजल्ट है, ये जानकारी होनी चाहिए। और अगर मैं यहां पे सोलर एनर्जी की बात करूं तो 5th रैंक हमें भारत का प्राप्त होता है, और लगभग यहां पे इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, ये लगभग 7-8 साल में अगर मैं डेटा की बात करूं, ये बढ़कर 290% तक आपका यहां पे इंक्रीज हो चुका है। तो यहां पे रिन्यूएबल एनर्जी में भारत बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अब बात करते हैं, और कई सारे यहां पे हमें डेटा प्राप्त होते हैं। तो यहां पे बोला जा रहा है कि हमारा गोल बहुत ही सिंपल सा है कि हमें यहां पे आने वाले टाइम में लगभग 40% ऑफ द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को हमें यहां पे लाना ही लाना है। हमें यहां पे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, हमें इसमें ज्यादा रिलाई नहीं करना है, ठीक है। तो आने वाले आपको देखा जाए 9 साल में आपको अच्छा खासा एक तरीके से इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि जो डेडलाइन था उससे 9 साल पहले हमने यहां पे जो टारगेट था 40% यहां पे, वो हमने एक तरीके से हासिल किया हुआ है। इवन यहां पे इथेनॉल ब्लेंडिंग, अब हम सबको पता है इथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत ही जरूरी है, तभी जाके हम यहां पे क्या कर सकते हैं, क्रूड ऑयल में जो हमारा पेट्रोल होता है उसमें हम मिक्स करके हम उसका कंटेंट कम कर सकते हैं, है ना। आप यहां पे देख सकते हो इथेनॉल ब्लेंडिंग आपका यहां पे हमेशा गन्नों से बनता है, आपके जो सड़ जाते हैं आपके जो क्रॉप्स होते हैं उससे बनता है, फिर आपका फर्मेंटेशन होता है, फिर इसका पूरा प्यूरिफिकेशन करके फिर इथेनॉल बनाया जाता है, फिर ब्लेंडिंग होता है, फिर इसको यहां पे आपका मिक्स किया जाता है, इसकी वजह से हम कंटेंट कम डालते हैं यहां पे ऑयल का, ठीक है। तो ये 10% का टारगेट तो हमने हासिल कर दिया है इवन बिफोर द 5 मंथ्स जो हमें डेडलाइन दिया गया था, बट अभी हमें 20% के बियॉन्ड भी जाना है। चलो, अब यहां पे बात करते हैं, क्या हमने यहां पे जो नेट जीरो का टारगेट रखा था, क्या वो लाइफ मूवमेंट से यहां पे फुलफिल हो पाएगा? तो बिल्कुल हो सकता है। देखो, यहां पे भारत सरकार ने हाल ही में पिछले साल ही नेशनल हाइड्रोजन मिशन लाया था, और यहां पे बात की गई थी कि हमें यहां पे क्लीन एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी का इस्तेमाल करते हमें यहां पे भारत को एक तरीके से नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाना है 2030 तक। तो देखो, 2030 तक तो हमारा जो भारतीय रेलवे है ये बोला जा रहा है कि नेट जीरो हमेशा आराम से हासिल कर लेगा, ठीक है। बट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया आपका नेट जीरो कार्बन एमिटर 2070 तक बनेगा, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर कौन कौन से, तो आपके सामने ये फिगर है। सबसे ज्यादा आपको चाइना देखने को मिलता है, फिर आपको यूएस, यूरोपियन यूनियन, फिर 4th में आपको भारत देखने को मिलता है। तो भारत का एक तरीके से इसमें भी योगदान है इन अ वेरी नेगेटिव सेंस, बट अभी हम इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो कि यूनियन कैबिनेट ने पिछले साल ही नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लाया था, जिसमें कई सारे आपके बात रखी गई थी कि हम यहां पे बाय 2030 तक एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक यहां पे क्या करेंगे, टन यहां पे ग्रीन हाइड्रोजन का एनुअल प्रोडक्शन करेंगे। आप यहां पे देख सकते हो लगभग 60 से लेके 100 गीगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी बढ़ाएंगे, और लगभग 125 गीगावाट का हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे ग्रीन हाइड्रोजन का जनरेशन करेंगे। कई सारे आप देख सकते हो, आप इंपॉर्टेंट आपका यहां पे एक मिशन है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि इसकी वजह से हमारा भारत एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली कंट्री बनेगा, और यहां पे नेट जीरो का जो टारगेट है बाय 2070 इसको यहां पे हासिल करेगा। दोस्तों, अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि यहां पे भारत सरकार ने द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो हाइड्रोजन मिशन है, इसको यहां पे कौन से साल कौन से दिन को अप्रूव किया था? आप मुझे यहां पे कमेंट करके यहां पे आंसर बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप यहां पे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यहां पे एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स हमेशा इसके रिगार्डिंग कोर्स लाता है बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों, अगर आप यहां पे डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो जैसे एनडीए, एफकैट, सीडीएस, तो आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपको यहां पे एसएसबी क्रैक एग्जाम आना है। बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल तरीके से हम आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। बट डोंट फॉरगेट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स अवेल करना है तो आपको यहां पे कोड वॉरियर10 लगाना बहुत ही जरूरी है।
वॉरियर हो तो वॉरियर 10 कोड लगाओ और हमारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट पाओ। तो गाइस इसी जज्बे और जुनून के साथ मैं आपको मिलता हूं कई नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।